नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर घमासान तेज हो गया है। एसपी तो ज्यादातर सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है और बीजेपी ने भी सीएम योगी की अगुवाई में आज मंत्रियों और संगठन पदाधिकारियों की फिर से बैठक की। इस बैठक में सीएम योगी ने सभी सीटों का फीडबैक लिया और नई रणनीति से मैदान में उतरने की सीख दी। संगठन सरकार में तालमेल में कोई कमी न रह जाए, इसकी चाक चौबंद व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस बीच बीजेपी और रालोद ने उपचुनाव की मतदान तिथि बदलने की मांग भी की है। दोनों दलों के डेलीगेशन ने राज्य निर्वाचन अधिकारी से भेंट कर 20 नवंबर को मतदान कराने की मांग संबंधी एक पत्र सौंपा है। चुनाव आयोग ने 13 नवंबर को मतदान की तिथि घोषित की है, लेकिन इन दलों का कहना है कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का बड़ा स्नान पर्व है, जिसके लिए बड़ी संख्या में वोटर्स अपने शहर से बाहर हो सकते हैं। इस पर भी विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। एसपी और कांग्रेस के बीच सीटों के गठबंधन को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है और मिल्कीपुर सीट पर टले उपचुनाव का मामला कोर्ट में है, जिसको लेकर दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे और उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। कि मैंने अपना जो प्रस्ताव भेजा था, मैं उस प्रस्ताव पर कायम हूँ और नेतृत्व को निर्णय लेना है। नेतृत्व जो निर्णय लेगा उसको हम सब लोग मान्य करेंगे, उस पर काम करेंगे। लेकिन आपने 5 का भेजा, लेकिन अब तक उन्होंने 7 की घोषणा कर दी। क्या आपको इसकी जानकारी नहीं थी या 2 अब आपकी खाली बच रही हैं? इस पे कैसे? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, न थी न है। हमने जो अपने केंद्रीय नेतृत्व को जो भेजा है पत्र, उस पर हम कायम हैं। जो केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा उसको मान्य होगा। आपने जो 5 सीटों का जो भेजा था केंद्रीय नेतृत्व, उसमें कौन कौन सी सीटें हैं? 2 सीटें भी आपके सामने ही हैं, खैर और गाजियाबाद, मझवा फूलपुर और एक मझवा फूलपुर, एक और जो है मीरापुर। तो ये 5, लेकिन अभी इसमें से तो 3 पे जारी कर दिया उन्होंने कैंडिडेट। अब वो इसीलिए मैंने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है कि क्या उन्होंने किया है, पर इतना जरूर मैं बता सकता हूँ जो मैंने 5 प्रस्ताव दिया था उसमें। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनावों के लिए जो 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, हमारे संगठन की ओर से पूरी तैयारी है और हम लोगों ने अपने संगठन में जो भी तैयारी हमें करनी है, तैयारी हमारी कंप्लीट हो गई है। और आप देखेंगे हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। हमने इन विधानसभा सीटों में भी प्रदेश के साथ साथ इन सभी विधानसभाओं को सदस्यता के रूप में भी विशेष रूप से फोकस किया है, चिन्हित किया है। और हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर एक व्यापक जनसंपर्क करके सदस्यता अभियान को भी इन विधानसभाओं में लक्षित करके एक सफलतापूर्वक पूरा किया है। जहां तक कांग्रेस और सपा का विषय है, उनकी निराशा का ही परिणाम है कि जिस प्रकार से मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव ना हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रयास कर रही है और अपनी हार को सुनिश्चित मानते हुए समाजवादी पार्टी किसी तरह चुनाव टले इसका प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा के उपचुनाव होने थे, उसमें से एक सीट मिल्कीपुर पर विधानसभा के उपचुनाव नहीं होंगे, ये आदेश किया था चुनाव आयोग ने। आज हाई कोर्ट में इस पर बहस हुई और हाई कोर्ट में 14 दिन का डेट लग गई है। हाई कोर्ट जो फैसला करेगा वो सब लोगों को मानना चाहिए। हम लोग ये चाहते थे कि मिल्कीपुर विधानसभा के चुनाव साथ में हों, क्योंकि अगर कोई याचिका करी गई है तो उस याचिका से चुनाव को स्थगित करने का कोई मतलब नहीं था। अगर मान लीजिए कि 5 साल तक कोई याचिका चले तो क्या 5 साल के बाद चुनाव आयोग उस क्षेत्र में चुनाव नहीं कराएगा? जब वहां पर विधायक ने का सांसद हो गए और विधायक पद से इस्तीफा हो गया तो चुनाव आयोग को वहां पर चुनाव कराया जाना चाहिए था। देश में उपचुनाव को लेकर माहौल गर्मा गया है। अब दोनों ही पार्टियां, दोनों ही गठबंधन एक दूसरे पर मिलकर उपचुनाव टलवाने का आरोप लगा रहे हैं। मामला कोर्ट में है और इस वजह से वहां पर जो समाजवादी पार्टी ने के प्रत्याशी ने कहा कि हमारा भी पक्ष सुना जाए, इसको लेकर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। उसका कहना है कि आखिरकार अगर वो समय पर चुनाव करवाना चाहते तो इस तरह की बहस क्यों खड़ी करते जिससे कि और देर लगनी है।
9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मंत्रियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में तस्वीरें आप देख सकते हैं, मौजूद थे मंत्री वहाँ पर। सही मंत्रियों को जो है वहाँ टास्क दिए गए हैं। हर क्षेत्र जो मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। संगठन और सरकार के बीच संयोजन, कोऑर्डिनेशन बहुत सही तरीके से रहे, इसकी भी जो है ताकीद की गई है। सीएम योगी ने खुद उपचुनाव का मोर्चा संभाल लिया है। इससे पहले दिल्ली में आलाकमान के साथ बैठक में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम वहाँ पहुँचे थे। वहाँ से नाम भी फाइनल हो गए हैं, अभी नाम तय किए जाने हैं। इस बीच बीजेपी को अच्छी खबर ये मिली है कि मेरठ में जो गन्ना समिति के चुनाव हो रहे थे, 6 गन्ना समितियों के चुनाव थे, उसमें बीजेपी ने सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। वहाँ पर समाजवादी पार्टी और दूसरे किसी भी दल ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे। ये रणनीतिक चुनाव था, इसका भी उपचुनाव में कहीं ना कहीं असर पड़ने की उम्मीद है, जिससे बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। इस बीच बीजेपी और रालोद ने जो चुनाव आयोग से मुलाकात की है। दोनों ही दलों ने चुनाव आयोग से कहा है कि जो 13 नवंबर की जो तारीख चुनावों के लिए घोषित की है, उसको बढ़ाकर 20 नवंबर कर दिया जाए, क्योंकि 13 नवंबर के बाद 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का बड़ा स्नान है, जिसकी वजह से लोग अपने क्षेत्रों से बाहर रह सकते हैं, तीर्थ यात्रा पर रह सकते हैं, और इस कारण वोटिंग परसेंटेज गिर सकता है, वोटिंग प्रभावित हो सकती है, और चुनाव आयोग इस पर विचार करेगा। तो चुनाव आयोग अब इस मांग पर कितना असर पड़ता है और क्या उस पर जो है, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा कि जो है हरियाणा के चुनाव की मतदान तिथि बदल दी गई थी, क्योंकि विष्णोई समाज का कोई वहाँ पर कार्यक्रम था, धार्मिक कार्यक्रम, इसको लेकर चुनाव आयोग ने उनकी बात मानी और चुनाव की तिथि आगे बढ़ा दी। तो इसी तरह उत्तर प्रदेश में इसी तर्ज पर उपचुनाव में मांग की गई है। इसमें चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है, ये देखना होगा। इस बीच नामांकन शुरू हो चुके हैं। चलते मेहमानों के पास। हमारे साथ जुड़े हैं कुछ खास मेहमान। अनूप वर्मा जी है, नेता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुशील वकील साहब है, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अवियल मलिक, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र सिंह जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से मिल्कीपुर उपचुनाव की बात हो रही है और वहां पर बीजेपी ने आज ये कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने कोर्ट में ये कहा कि हमारा भी पक्ष सुना जाए, सभी पक्ष सुने जाएं, उसके बाद कोर्ट कोई फैसला ले। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ अपनी याचिका वापस लेना चाहते थे ताकि चुनाव जल्दी इसी साथ हो जाएं। और अब जब सभी लोगों के पक्ष सुने जाएंगे तो जाहिर तौर पर देर होगी और चुनाव जो है इस तारीख में नहीं हो पाएंगे, इनके साथ नहीं हो पाएंगे। तो इस पर क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, अब हम चुनाव आयोग पर कोई उंगली नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि किसी के केवल रिट कर देने से जब कोई स्थगनादेश नहीं था तो चुनाव हो सकता था। लेकिन किन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग से मिलकर उस चुनाव को स्थगित रखा, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। जब पूरे प्रदेश में इस बात की थू-थू हो गई, लोग जान गए कि भारतीय जनता पार्टी कटेहरी मिल्कीपुर चुनाव से भागना चाहती है, बचना चाहती है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश की 10 की 10 सीटों से भाग रही थी, क्योंकि उन्हें एहसास था कि उत्तर प्रदेश की जनता 10 की 10 सीटों पर हराने का काम करेगी, क्योंकि जो बुनियादी सवाल 2024 के आम चुनावों में लोकसभा के जनता के जन सरोकार के मुद्दे थे, उन पर कोई भी फैसला, कोई भी काम इस सरकार ने नहीं किया। वो सारे सवाल, सारे मुद्दे यथावत बने हुए हैं। उसी डर से वो लगातार चुनाव से भागती रही। लेकिन संवैधानिक समस्या थी, 6 महीने के अंदर होना था, तो न्यायपालिका के कंधे पर रख करके मिल्कीपुर के चुनाव को रोक दिया गया। अब सच ये है कि अगर गोरख जी चाहते थे, क्या नहीं चाहते, क्योंकि एक बार न्यायालय के पाले में पूरी चीजें चली गई तो न्यायालय तय करेगा। लेकिन सच यही है कि जब न्यायालय ने स्थगनादेश नहीं दिया था तो सामान्य से सामान्य आदमी जानता है कि जब तक माननीय न्यायालय का स्थगनादेश न हो, किसी भी मामले को सबजुडिस कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी निर्णय ले सकते थे। लेकिन चूंकि अयोध्या से जुड़ा हुआ मामला था, अयोध्या लोकसभा से जुड़ी हुई सीट थी और यहाँ पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त थी किसी भी तरह ईमानदारी से चुनाव लड़के नहीं जीत पाएंगे। तो वो तंत्र के षड्यंत्र के तहत अकेली चुनाव हो, पूरे प्रदेश की मशीनरी को लगा करके, संस्थाओं को लगा करके चुनाव को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला चुनाव आयोग के माध्यम से कराया
इसका चुनाव अलग से कराया जाए। लेकिन हम तो अपनी मांग करते हैं। धर्मेंद्र जी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े नहीं अभी, तो वो बीजेपी कहती है कि जो है हमारे जो बाबा गोरखनाथ है वो याचिका वापस लेने के लिए कोर्ट गए थे, लेकिन वहां पर जब बहस हुई तो समाजवादी पार्टी के वकील ने कह दिया देखिए हमारा पक्ष भी सुना जाए। तो जब पक्ष सुना जाएगा तो जाहिर तौर पर देर होगी। तो जब याचिका वापस ले रहे थे तो आप लोग क्या कहना चाहते थे कोर्ट से वहां पर? देखिए, उनके वकील ये चाहते थे रेमडी साहब कि जो आरोप लगाए हैं वो एज इट इज बने रहे, दोबारा न्यायालय में जाएं, और केवल टाइम में निर्वाचन के लिए वापस लेना चाहते थे। जबकि सच ये है कि अगर हमारे ऊपर कोई आरोप लगा है तो 2 मिनट की काम है, माननीय न्यायालय को सुन के गुण दोष के आधार पर 1 घंटे में निस्तारित किया जा सकता है, कोई ऐसे आरोप नहीं है। लेकिन मैं उससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब माननीय न्यायालय का कोई स्थगनादेश नहीं था तो किन परिस्थितियों में निर्वाचन आयोग को प्रभावित करके चुनाव रोका गया, एक गंभीर बात है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए था कि आखिर उसके पहले क्या उनको मालूम नहीं था कि रिट नहीं है, या स्थगनादेश नहीं था तो क्यों रोका गया, या पहले बाबा गोरखनाथ ये तो सीट माननीय विधायक जी के सांसद हो जाने के बाद अवधेश प्रसाद जी के तुरंत उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, आज 6 महीने पहले खाली हो गई, 5 महीने 5.5 महीने। तो किन परिस्थितियों में ये अब तक सोते रहे? ऐसी कौन सी परिस्थितियां हुई जब पूरा मैसेज चला गया, कुल मिला के अलग चुनाव कराना चाहते थे, वो जब परिस्थितियां क्रिएट हो गई तो जाकर के कोर्ट में खड़े हो गए कि अब हम वापस ले रहे हैं। तो मूल भावना जो इनकी दूषित थी, मूल जो एक चाहते थे उस षड्यंत्र तंत्र को षड्यंत्र में बदल करके अपनी मंशा को ठीक करना, वो तो उसमें कामयाब हो गए ना। महत्वपूर्ण तो ये है वो चुनाव साथ में ये जान रहे थे कि मशीनरी का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, हम साथ में नहीं जीत पाएंगे, तो इसलिए वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह ये चुनाव अलग हो। ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरह देखा और समझा, और सच कहीं छुपाने से किसी को छुपता नहीं है, वो पब्लिक डोमेन में है। जी ठीक है धर्मेंद्र जी। अविरल मलिक बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अविरल जी, आपको आवाज आ रही है? स्पष्ट आवाज मुझ तक पहुंच रही है। अभी आपने सुना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने किस तरह से जो है इस बात का बचाव किया जो आप लोग कह रहे हैं कि उनके जो प्रत्याशी है उन्होंने याचिका वापस लेते समय अड़ंगा लगाया और कहा कि हमारी बात भी सुनी जाए। तो इस पर क्या कहेंगे आप? जी नहीं, देखिए अड़ंगा लगाने वाले तो यही लोग हैं, यही लोग चुनाव से घबरा रहे हैं, चुनाव से बच रहे हैं, यही लोग जनता को वंचित कर रहे हैं उनके विधायक से, यही लोग चाहते हैं कि वहां कोई विधायक ना बने क्योंकि इनकी हार वहां तय है, इसीलिए बौखलाए हुए लोग हैं। और ये बौखलाहट के कारण ये जनता को यहाँ चैनल में बैठकर, नेशनल टेलीविजन पर बैठकर आपके करोड़ों दर्शकों को एक गुमराह करने का प्रयास एक प्रकार से कर रहे हैं, और ये प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए नकारात्मक स्थिति उत्पन्न हो रही है पूरे प्रदेश के भीतर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं है, इंडी गठबंधन के किसी प्रकार से पक्ष में नहीं है। इन्होंने एक बार बहका लिया, एक बार जनता को गुमराह कर लिया, एक बार इन्होंने जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास कर लिया, लेकिन ये जनता को बार बार गुमराह नहीं कर सकते हैं। जनता बहुत अक्लमंद है, बहुत नॉलेजेबल है, इस देश का सिटीजन, इस प्रदेश का सिटीजन पॉलिटिकली बहुत अवेयर है। हम लोग राजनीतिक रूप से जागरूक लोग हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को ये मूर्ख समझने की भूल बिल्कुल नहीं, लेकिन अविरल जी सवाल तो यहाँ पर है कि आखिरकार जो है बाबा गोरखनाथ जी को पता था कि उपचुनाव होने वाले हैं, तो उन्होंने अपनी याचिका पहले क्यों वापस नहीं ले ली थी? उन्होंने इंतजार क्यों किया जब चुनाव की तारीखें घोषित हो जाएं उसके बाद हम लें? जबकि आप और ये भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने क्यों जो है चुनाव घोषित नहीं की, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक लगाई नहीं है उस पर। जी नहीं, देखिए बाबा गोरखनाथ का जहां तक विषय है तो हर चैनल पर वो इस बात को बड़े स्पष्टता के साथ कह रहे हैं, बड़े बेबाकी के साथ कह रहे हैं, मीडिया के आप लोगों के समक्ष बड़े स्पष्टता के साथ वो कह रहे हैं कि वो तो चाहते थे कि चुनाव हो। यही लोग समाजवादी पार्टी के लोग अड़ंगा डाल रहे हैं, यही लोग घबरा रहे हैं। वो तो चाहते थे कि जनता को उसका विधायक मिले, जनता को अधिकार प्राप्त हो, लेकिन यह लोग वंचित कर रहे हैं। उसके बाद हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। यही बहराइच वाली घटना में हो रहा है। ये बहराइच वाली घटना में भी जिस प्रकार से जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जिहादियों के द्वारा जिस प्रकार से गोलियां मारने का काम किया गया, हत्या करने का काम किया गया, उसके बाद ये राम गोपाल के पक्ष में ना बोलकर ये किस प्रकार से समाजवादी पार्टी, पूरी समाजवादी पार्टी, उस पे आएंगे अविरल जी, उस पे आएंगे, उस मुद्दे पे आएंगे बाद में। अभी बहुत सारे यूपी के उपचुनाव के मुद्दे हैं, उस पे करते हैं। अनूप वर्मा साहब, अनूप वर्मा जी, मिल्कीपुर में जहां तक बात की जाए, मिल्कीपुर आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी हारने के डर से जो है वहां चुनाव नहीं कराना चाहती,
जबकि बीजेपी में वहां तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जी खुद देख रहे हैं, पिछले लंबे समय से लगातार वहां तैयारियां कर रहे हैं, तो वहां तो बीजेपी का हारने का कोई मतलब ही नहीं पता होता। देखिए, ऐसा है, बीजेपी या योगी आदित्यनाथ जी या प्रधानमंत्री जी अयोध्या, मिल्कीपुर विधानसभा क्या पूरे जनपद या पार्लियामेंट क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, पिछले पूरे देश की राजनीति को इन्होंने फैजाबाद अयोध्या के ऊपर ही फोकस कर दिया था और उसका परिणाम अभी लोकसभा चुनाव में इनको मिल गया। और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जागरूक मतदाताओं ने संविधान के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए संविधान को बचाने के लिए जिस तरीके का एक संदेश, राष्ट्रव्यापी संदेश जो दिया, वो पार्लियामेंट के चुनाव में सभी ने देखा। तो इसमें ये लोग चुनाव वहां पे नहीं कराना चाहते हैं, ये तो इनकी मंशा है। और क्यों टालना चाहते हैं? जब वहां पे सिटिंग एमएलए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं 6 महीने पहले, तो वहां पे चुनाव को तो पहले ही करा देना चाहिए था। अब रही बात ये कि बाबा गोरखनाथ जी ने बाद में क्यों उसमें अपनी रिट वापस ली, उस टाइम पे जब वो रिट हो गई थी, उस टाइम पे भी जब उन्हें वापस लेना था तो तुरंत भी तत्काल भी लिया जा सकता था। तो ये तो एक बात को कहीं ना कहीं पे गुमराह करने की कोशिश है। कुल मिला के इसका मंतव्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के माध्यम से या किसी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वहां पे चुनाव नहीं कराना चाहती है। वहां की जनता को जो है अपने मताधिकार को, उन्हें ये डर है कि इससे पूरे प्रदेश में माहौल बदल जाएगा, पूरे प्रदेश की राजनीति बदल जाएगी। और यही कारण है कि ठीक है, उपचुनावों की जगह 9 जगह उपचुनाव। ठीक है सुशील वकील साहब, ये दोनों सभी पार्टियों के प्रवक्ताओं की बात आपने सुनी है। आपको लगता है कि बीजेपी हार की डर से जो है वहां पर चुनाव टलवा देगी मिल्कीपुर में, जबकि सीएम योगी खुद लगातार मेहनत कर रहे हैं, 3 महीने से लगातार खबरें आ रही हैं? नवीन जी, देख लीजिए, दोनों पार्टियां एक दूसरे पे दोष डाल रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी डर गई है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी डर गई है। ये तो चलता रहेगा। लेकिन एक चीज सही है, क्योंकि ये जो सीट है ये बीजेपी के लिए अभी की क्या है कि लोकसभा के जब इलेक्शन भी थे, ये बीजेपी के लिए आन बान और शान की सीट थी। उनको कभी ये ख्याल भी नहीं आएगा कि देखो जी हम अयोध्या की सीट हारने जा रहे हैं। इस बार भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस सीट पे पूरा कंसंट्रेट करके इस बार ये सीट को निकाल ही लेंगे। क्योंकि पिछली बार जब लोकसभा सीट में यह रिजल्ट आया कि अयोध्या से बीजेपी हार रहे हैं, अयोध्या ने इससे बड़ा उछाल लिया। उसकी वजह से क्या हो गया, बीजेपी को बड़ा दबाव लग गया, डर लग गया, जो कि बीजेपी इस बार दोहराना नहीं चाहेगी। अब जो भी हुआ, जैसे गोरखनाथ जी ने पहले इसमें अपना याचिका दायर की, फिर बाद में उसे वापस भी लेना चाहा। उसके बावजूद भी फिर ये समाजवादी के वकीलों का उसमें यह अपोज करना है कि नहीं जी अब वापस न ले, अब 15 दिन के बाद इस याचिका पे फैसला होना है। इसलिए लग रहा है कि बीजेपी बाकी सीटों पे इलेक्शन लड़के जब ये सीट बच जाएगी तो उसको पूरी तरह कंसंट्रेट करेगी, ताकि इस बार वो भूल ना हो जाए जो पिछली बार बीजेपी से हो गई थी। मतलब कहीं ना कहीं मिल्कीपुर को है अयोध्या नहीं बनाना चाहती बीजेपी, क्योंकि पता लगा सारी सीटें जीत गए, अगर मिल्कीपुर हार गए एक सीट तो पूरा परसेप्शन जो है वो उसी पर केंद्रित हो जाएगा और बार बार फिर कहा जाएगा कि देखिए साहब ये तो वहां पे हार गए हैं। और जितना भी, क्योंकि इससे सरकार तो बननी बिगड़नी है नहीं, केवल सारा गेम परसेप्शन का है और वो बिगड़ जाएगा। और मेरे को नवीन जी ऐसा लग रहा है बीजेपी के लिए इस बार वो 9 सीटें इतनी जरूरी नहीं है जितनी मिल्कीपुर जरूरी है। इसलिए पूरा कंसंट्रेट करेगी बीजेपी इस पर, ताकि जो पिछली बार कुछ भूले हुई थी, एक तो जो ये इसमें था फैजाबाद की सीट थी जिसपे माइनॉरिटीज की भी काफी कंसंट्रेशन थी, वो उनको उस बार हाथ में नहीं आए। क्यों नहीं आए कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने फैला दिया, माइनॉरिटीज को नमाज पढ़ने नहीं देंगे, माइनॉरिटीज को सारे हकूक छीन लेंगे, वक्फ बोर्ड खत्म करेंगे, बाकी चीजें। और फिर राहुल गांधी जी का कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी जेब में लेके चलना हर गली में, देखो जी कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होगा तो पिछले जाति दलित वगैरह जो उनके भी राइट छीने जाएंगे, उनकी रिजर्वेशन छीनी जाएगी, उसका बड़ा एक असर पड़ गया। और तीसरा असर पड़ गया ये कि जो भी अयोध्या नगरी में
जितने भी ये मेजॉरिटी के लोग थे, हिंदू लोग थे, जिनके मकान में उतारे गए, जिनके दुकान ये हटाए गए, रोड्स बनाने के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, उनका बीजेपी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। किसी को मुआवजा कम दिया, किसी को लेट कर दिया मुआवजे में। वो कुछ जो भूले उस टाइम होगी, इस बार मेरे को लग रहा है कि बीजेपी सारे भूलों को इस बार वो पहले ये करेगी, उनका ये समाधान करेगी, उसके बाद ही लोगों के सामने आएगी। दूसरा प्लस पॉइंट बीजेपी के लिए यह रहेगा, जो हरियाणा के इलेक्शन हो गए, हरियाणा ने इस बार भी, बीजेपी ने हरियाणा में इस बार कंसंट्रेट किया कि हरियाणा में भी जो शेड्यूल ट्राइब या जो बैकवर्ड कम्युनिटीज है, 20% उनका ये पॉपुलेशन है, उनको कम से कम 16 सीटें दी, जिसमें 16 सीटों में 13 सीटों में वो लोग बीजेपी के लिए जीत के आ गए। ऐसे भी इस बार मेरे ख्याल लग रहा है बीजेपी की कंसंट्रेशन वो भी होगी, जितने भी जातियां, पिछली जातियां वगैरह सबको साथ लेके उनके चीज में ये कर लेंगे। ठीक है सुशील जी, ये तो बीजेपी की रणनीति थी, समझ में आ रही है कि योगी जी नहीं चाहते कि मेरा ध्यान बटे और बाकी पहले 9 सीटों में ध्यान दे लूं, उसके बाद फिर मिल्कीपुर देख लेंगे बाद में क्या होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता है, उन्होंने क्यों वहां अड़ंगा लगाया होगा? जब वो वापस ले रहे थे, लेने देते तो हो सकता चुनाव हो जाता। उनका ये चीज दिखाना था कि देखो जी, बीजेपी इसको रोकना चाहती थी या हमें डराने चाहती थी ये चीज के, हम इसमें अब वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि वो हर जगह डडोरा पीटते हैं। देखो जी, बीजेपी डरी हुई इसलिए इस सीट को वो रोकना चाहते थे। अब वो पूर्व विधायक ने उसमें याचिका दायर की, तो उसका बीजेपी को इस टाइम क्या लेना देना, लेकिन अब वो वापस लेना चाहती है तो समाजवादी उसको एक्सप्लॉइट कर रही है। कहीं ना कहीं समाजवादी को भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो बीजेपी को इस बार भी हरा सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को भी काफी यूपी में इस बार क्या बदनामी हो गई। अयोध्या रेप केस में जो हुआ, कोई भी ये समाज या इंडिया गठबंधन का कोई नेता उस लड़की के परिवार के घर में नहीं गया, या जैसे वो आई वहां पर दूसरी जगह वो क्या कहते हैं हरदोई में वकील मारा गया, वहां पहुंचा नहीं कोई। और दूसरा जो समाजवादी का इस बार बड़ा ये चल रहा है कि जो पहले जो भी क्रिमिनल है, जो ये करते क्राइम करते हैं, वो उसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और बाद में जब उनके खिलाफ एक्शन होती है तो वही उनके पीछे सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी की इतनी स्थिति पूरी इस टाइम उतनी नहीं स्ट्रांग है जितनी लोकसभा इलेक्शन में थी, क्योंकि उस टाइम क्या चीज जो स्थिति लास्ट टाइम पे वो जो एक्सप्लॉइट हो गया, माइनॉरिटीज को उन्होंने बहकाया या फिर ये पिछली जाति वगैरह दिल को बहकाया, उसका प्लस पॉइंट लेंगे। ठीक है, धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए धर्मेंद्र जी। देखिए सुशील वकील साहब की बातों में ही जवाब छुपा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी उस सीट को लेकर के कितनी डरी हुई है, वो सच ये है कि अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गए, यही हमारी समाजवादी पार्टी कहना चाहती है, जनता समझ भी रही है। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि योगी आदित्यनाथ जी प्रभारी हो जाए या नरेंद्र मोदी जी, सवाल ये है कि जनता के अंदर जिस बात को लेकर के गुस्सा है, मैं 3-4 चीजें स्पेसिफिक बता, चाहे नौजवानों की नौकरियां हो, चाहे अयोध्या के स्थानीय मुद्दे हो जो सुशील जी ने बहुत डिटेल में भी आपको बताया, चाहे वहां के निर्माण में भ्रष्टाचार और गुजरात की कंपनियां जो अयोध्या में लूट मचा के रखे हैं वो मामला रहा हो, चाहे समय से उनको मुआवजा और उचित मुआवजा न देने की बात रही हो, चाहे उनकी समस्याओं पर ध्यान देने की बात न देने की बात रही हो, चाहे सड़कें गड्ढे में बदल गई, जो डेवलपमेंट का नारा देते थे कुछ नहीं रह गया, और उनसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें जो बुनियादी सवाल थे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मामले, नौजवानों को नौकरियां देने का जो इन्होंने वादा किया था, किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी। 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी ने वादे किया था कि टमाटर, आलू जैसी फसलों पे एमएसपी देंगे, गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान देंगे, नहीं तो ब्याज देंगे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर एंटी इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए बजट देने, इस तरह एक लंबी फहरिस्त है। इन चीजों को लेकर के जो उत्तर प्रदेश की जनता नाराज थी या अयोध्या की जनता नाराज थी, वो सारे सवाल जस के तस बने हुए हैं। किसी के प्रभारी हो जाने से, किसी के व्यक्तिगत देखने से अगर लोकतंत्र कहीं है तो लोकतंत्र को नहीं बदल सकते, जनता वोट देगी। हाँ, षड्यंत्र के तहत आप किसी भी सीट को टेबल पर वोट कास्ट, लेकिन धर्मेंद्र जी अभी तो बीजेपी ने हरियाणा में चुनाव जीता है, अभी जो लोकसभा चुनाव का टेम्पो था वो तो उन्होंने खत्म कर दिया आपका, अभी तो बीजेपी का हवा दिख रही है। देखिए, हरियाणा का अलग सवाल है, उत्तर प्रदेश का सवाल अलग है, हरियाणा के सवाल अलग है।
हरियाणा की स्थिति जो थी, देखिए लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन विपक्ष ने भी किया था, भारतीय जनता पार्टी में सीटें पाई थी, लेकिन हरियाणा के चुनाव में कहीं न कहीं हमारे साथियों से चूक हुई। आपको देखिए 17 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस पार्टी के बागी जिनको रोक नहीं पाए और आसानी से जीत सकते थे, उन्होंने चुनाव हरा दिया। तो ऐसा नहीं है कि वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई, वहां सच है कि जनता इंडिया गठबंधन को कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने छल प्रपंच कपट करके किसी न किसी तरीके से वहां से लोग वहां हरियाणा में भी सरकार बना ली। अब हरियाणा की सरकार की उत्तर प्रदेश तुलना नहीं हो सकती। दूसरी बात मैं बता दूं, 6 महीने मैक्सिमम डेडलाइन होती है किसी उपचुनाव कराने की। अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर डर न होता, उनके अंदर दहशत न होती, उत्तर प्रदेश के लोगों पर उनका भरोसा जो उठ चुका है वो न होता, तो कम से कम हरियाणा के साथ या पहले जब निर्वाचन आयोग आया था तो सारे उपचुनाव उसी समय हो जाने चाहिए थे। ये आपका डर का आलम है कि अंतिम डेडलाइन के समय उत्तर प्रदेश के चुनाव करा रहे हैं। और अब भी भारतीय जनता पार्टी त्योहारों के पर जो है दूसरे के करने उसके पीछे छुप करके चुनाव चलवाना चाहती है। आप देखिए बार बार जा रहा है कि चुनाव टाल दिया जाए, तो इनके डर का आलम साफ है। अब उनका डर अमृत जी आ रहा हूँ आपके पास, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो बुनियादी तौर पर जन सरोकार के मुद्दों पर आप कोई काम नहीं करेंगे और जनता जब सवाल पूछना शुरू करेगी तो आपके पास देखिए जो अभी जिस तरह से कह रहे थे बहराइच के अंदर क्या हुआ, सच यही है कि उपचुनाव इसीलिए भाग रहे थे कि कोई ऐसी घटना कराई जाए जिससे ध्रुवीकरण कराया जा सके। और ये जो बहराइच के अंदर घटना घटी है ये भाजपा द्वारा प्रायोजित घटना है, ये कहते हैं ये उसमें एक नौजवान, ठीक है उस पे आएंगे धर्मेंद्र जी, उस पे आएंगे उस पे आऊंगा, दोबारा फिर आऊंगा आपके पास। उसके बाद जो हुआ उसका वो किसी भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। अनूप वर्मा जी, आपको आप जो है लगता है आपको यूपी हरियाणा में जो हार हुई है उसका असर यूपी में नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 सीटों पे तो आप लड़ रहे हैं यहाँ पर। देखिए हरियाणा का मुद्दा अलग है, यूपी की राजनीति अलग है, और हरियाणा में कुछ निर्वाचन संबंधी हमारे लोगों ने शिकायतें भी की और कुछ हम लोग पार्टी स्तर पे भी समीक्षा कर रहे हैं। रिजल्ट जैसे अपेक्षित थे वैसे नहीं आए, लेकिन कांग्रेस अपने पूरे ऊर्जा के साथ आने वाले जो भी विधानसभा के उपचुनाव हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे महाराष्ट्र के हों, झारखंड के हों, सभी के लिए पूरे मनोयोग से पूरे ऊर्जा के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। और जो है उत्तर प्रदेश में जो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जो है पूरे भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से उड़ चुकी है, और उत्तर प्रदेश की जनता जो है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पे अब बढ़ना नहीं चाहती है, और ये इसका पूरा को रिजल्ट जो है उपचुनाव में देखने को मिलेगा। और उपचुनाव में पूरे 9 में से 9 सीटें जो है इंडिया गठबंधन जो है जीतने जा रहा है पूरी तरीके से। कांग्रेस पार्टी जीतेगा, लिखकर रख लीजिए। अनूप वर्मा जी केवल 2 सीटों पे लड़ रहे हैं आप लोग, ये मान गए आप लोग 2 सीटें मिली आपको जो है? देखिए समय की प्रतीक्षा करिए। देखिए सीटें तो ये तो हम लोगों का आपसी तालमेल है। नहीं क्या फाइनल वही पूछ रहे हैं, फाइनल 2 सीटों हुआ कि केरी और मांग आपकी है? अब आज की असेंबली में समाजवादी हमारे सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के मैंने इसी चैनल में कहा था विधायकों की संख्या ज्यादा थी, तो फिर उन्होंने अपनी हमारी पार्टी को जो भी दिए, लेकिन इससे जो है हमारे लोग एक इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ पूरी आप देखिए तो आप बौखलाइए मत, आप जीतेंगे या जनता जिताएगी? या अगर आप जनता जिता रही है, आपके जिताने से नहीं जीत रहे हैं। हरियाणा में जो जीते हैं जनता ने जिताया है, इंडी गठबंधन ने नहीं जिताया है। आपको आईना दिखा दिया, आप कहाँ पे हो? नहीं, हरियाणा की जनता ने आपको आईना दिखा दिया। 80 में से 80 सीटें जीत रहे हैं, आपको आईना दिखा दिया। पूरे देश की जनता ने आपको आईना दिखा दिया, आपको दिखा दिया। और जो हम लोग जो सीटें हैं वहाँ पे भी हमारे वोट परसेंटेज को आप देख सकते हैं। आप कुछ सोचकर बोल रहे हैं या बोलना है इसलिए बोल रहे हैं? पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन जो है उत्तर प्रदेश, इंडिया गठबंधन समाप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश से देश की राजनीति बदलने वाली है। ये इंडी भिंडी अब नहीं है, ये इंडी भिंडी समाप्त हो चुकी है। जनता इंडी की भिंडी बना के खा गई, ये खत्म हो चुकी इंडी। आने वाली 13 तारीख को जनता इसका जवाब देने जा रही है। आप धैर्य से प्रतीक्षा रखिए और
हम प्रतीक्षा ही रख रहे थे। हरियाणा में भी हम प्रतीक्षा ही रख रहे थे। हरियाणा की जनता ने साबित कर दिया। हरियाणा की जनता ने साबित कर दिया, अंधेरा कटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। ठीक है, कमल खिल गया। ठीक है, आते हैं दोबारा, छोटा सा ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी, चंबा, भूतपूर्व, गुरुग्राम, फरीदाबाद, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क एएनबी न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, ब्रेक के बाद राजधर्म में फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं यूपी उपचुनाव में जो तैयारियां चल रही हैं, दोनों ही गठबंधनों की जोरदार तैयारियां हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। एक बार फिर अविरल मलिक हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, अनूप वर्मा जी हैं, नेता कांग्रेस के, धर्मेंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और सुशील वकील साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अविरल मलिक जी, जिस तरह से चुनाव टलवाने की बात हो रही है, उपचुनाव की जो 13 तारीख डेट आई है, बीजेपी और आरएलडी ने आज चुनाव आयोग से एक डेलीगेशन ने मुलाकात की और कहा कि डेट आगे बढ़ा दीजिए, 13 से 20 कर दीजिए, जो झारखंड के भी जो है सेकंड फेज है। तो क्यों ऐसा चाहते हैं आप लोग, जो है क्यों आगे बढ़ानी चाहिए? जी नहीं, देखिए, एक भ्रम की स्थिति जो इनके द्वारा उत्पन्न की जा रही है, जिस प्रकार से इंडी गठबंधन के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, मैं लंबे समय से इन्हें सुन रहा था। किस प्रकार से, देखिए, बहुत दुखद विषय है। बहराइच की घटना घटित होती है, उसके बाद ये लोग क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि भाजपा की प्रायोजित चीज है ये भारतीय जनता पार्टी के कारण घटित हुई है, बीजेपी वालों ने ये कराया है। इनके द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहा गया, मैं चाहता हूं कि करोड़ों दर्शक आपके जो देख रहे हैं उनके सामने माफी मांगे और इन्हें अपने शब्दों को उल्टा लेना चाहिए, भाषा पर संयम रखना चाहिए। अविरल मलिक साहब, अविरल मलिक जी, मैंने सवाल ये पूछा है कि चुनाव की तिथि क्यों आप लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं? बहराइच कहाँ आ गया बीच में? जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आपकी आवाज आ रही। चुनाव आयोग से डेलीगेशन मिला था, चुनाव की तिथि आगे क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है। मुद्दे की बात कर, मुद्दे की बात कर। नहीं पता है इनको, आ नहीं रही आवाज। ठीक है, आपने अपना ऑडियो बंद कर दिया। अविरल जी, खोलिए उसको, अपना ऑडियो खोलिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। ठीक है, धर्मेंद्र सिंह जी, जो डेट बदलने की बात चल रही है, इसको लेके जो है आप लोग कह रहे हैं कि डरी हुई घबराई हुई है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक तो है उनके पास, क्योंकि हरियाणा में बिश्नोई समाज का जो कार्यक्रम था वहां भी डेट बदली गई थी। देखिए, सच ये है,
आप भी जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश जनता भी जान रही है। लगातार जैसे ही लोकसभा का चुनाव रिजल्ट हुआ और लोकसभा के माननीय सदस्यों ने त्याग पत्र दिया, तो सच तो ये है कि उसके बाद जो पहला चुनाव होना चाहिए था उसे साथ हो जाना चाहिए था। लेकिन लगातार लेट करना, किसी तरह से मुद्दों से, देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक स्वभाव है, चाल चरित चेहरा ये तीनों जनता के बीच में आ चुका है। आप इनसे पूछिए नौजवानों को, नौकरियों को जो आपने वादा किया तो उसका क्या हुआ? तो ये मटन, मंगलसूत्र, मछली पाकिस्तान और मुसलमान पहुंच जाएंगे। इनसे आप पूछ लीजिए आपने आधी आबादी के लिए जो वादा किया था उसका क्या हुआ? ये मटन, मछली, मंगलसूत्र और पाकिस्तान, मुसलमान पहुंच जाएंगे। इनसे पूछ लीजिए किसानों की आय आपने दोगुनी करने की बात की थी, उस वादे का क्या हुआ? तो ये पुनः वही मटन, मंगल, मछली सूत्र और भैंस खोल ले जाएंगे और पाकिस्तान, मुसलमान पे आ जाएंगे। इनसे आप पूछ लीजिए आपने 100 स्मार्ट सिटी बनाने को वादा किया तो उसका क्या हुआ? तुरंत पाकिस्तान, मुसलमान और इन चीजों पर आ जाएंगे। इनसे आप पूछ लीजिए माँ गंगा को साफ करने का आपके प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, उसका क्या हुआ? ये पुनः मटन, मछली, मंगलसूत्र इस पर आ जाएंगे। दंगे की बात करेंगे, कानून व्यवस्था को उत्तर प्रदेश गिरती हुई हालत की बात कर लीजिए, जो कि हम नहीं, इनकी खुद केंद्र की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी को कहती है कि उत्तर प्रदेश लगातार लूट, हत्या, अपराध, चोरी, डकैती, हत्या के प्रयास, महिला संबंधी अपराधों पर लगातार टॉप पर है। एडवाइजरी जारी करती है एनसीआरबी कि नॉट फिट फॉर ट्रेवल ऐलान इन यूपी। उत्तर प्रदेश अकेले टहलने के लिए उचित जगह नहीं है। उस पर इनसे पूछेगा तो फिर मुसलमान और पाकिस्तान और मटन, मछली, मंगलसूत्र पर आ जाएंगे। इनसे जब पूछिएगा शिक्षा के लिए आपने क्या किया तो पुनः उस पर घूम के चले जाएंगे कि ये तो इस देश में पाकिस्तान है, मुसलमान है और कौन है दंगाई, इस तरह की बात करेंगे। इनसे पूछ लीजिए आपने हेल्थ सेक्टर को ठीक करने के लिए क्या किया तो पुनः मटन, मछली, मंगलसूत्र, पाकिस्तान और मुसलमान पे चले आएंगे। तो सच तो ये है कि इनका संविधान में भरोसा ही नहीं है। अगर संविधान में भरोसा होता तो कम से कम संविधान की शपथ लेकर के जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं वो देश के प्रत्येक नागरिक को एक निगाह से देखने की सौगंध लेते हैं संविधान को पकड़ करके। लेकिन ये लगातार ऐसे कानून लाने का प्रयास करेंगे, ऐसे तुगलकी फरमान जारी करने का प्रयास करेंगे जो संविधान विरोधी हो, किसी एक समुदाय को उंगली दिखाने वाला हो, दूसरे समुदाय के सेंटीमेंट को उभार करके, संतुष्ट करके, एक सेंसिटिविटी क्रिएट करके मत लेने वाली स्थिति। लेकिन धर्मेंद्र जी ये आरोप आप भी तो लगते हैं, वो भी तो कहते हैं कि आप भी अल्पसंख्यक और जो है एक समाज की राजनीति करते हैं, जात समाज की राजनीति करते हैं, तो ये तरफा थोड़ी है। वर्ग की बात करना, देखिए समाज के हर वर्ग की बात करना और किसी एक वर्ग को चढ़ाना, दोनों में अंतर है। समाजवादी पार्टी समाज के हर वर्ग की बात करती है कि आप उसको सबको एक साथ देखिए, एक साथ लेकर चलने का प्रयास। दूसरी बात बता दूं, ये कौन लोग हैं? इनको लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। ये वोट कटवाते हैं, बीएलओ बदलवाते हैं, ये खोखा और धोखा से सरकार बनाते हैं, ये तंत्र के षड्यंत्र से सरकार बनाते हैं, मशीन के दुरुपयोग का आरोप लगता है। इनके पास इसका कोई जवाब नहीं, ना इसकी सफाई देना चाहते हैं। केवल और केवल इन प्रकार भ्रष्टाचार करके, चोरी करके, इधर की उधर करके, वोट काट करके, कहीं से भी किस तरह सेंसिटिविटी करके, धर्म का प्रयोग करके, भगवान को बेच करके किसी भी तरह इनको सत्ता में रहना है, सत्ता की मलाई काटना है। और तो और देखिए उत्तर प्रदेश का हो या तमाम राज्यों का, देखिए अर्थतंत्र को चूसने वसूलने का काम, अयोध्या के सारे काम गुजरात के लोग, बनारस के सारा काम गुजरात की कंपनियां। आप देखिए अभी काशी विश्वनाथ में जो प्रसाद का, उसको भी गुजरात की कंपनी ठेका दे दिया। जिस तरह से राजनीतिक रूप से गुजरात के दो लोग, अमित शाह और मोदी के पूरे देश की राजनीति गिरवी रखने का भारतीय जनता पार्टी ने किया, और आर्थिक रूप से गुजरात के दो व्यापारी अडानी अंबानी को, तो पूरा देश ये देख रहा है और ऊब चुका है इनके इन हरकतों से। अब केवल और केवल न केवल उत्तर प्रदेश के आने वाले उपचुनाव, वरन जो भी चुनाव होगा वहां भारतीय जनता पार्टी को, चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो, चाहे अन्य हिंदी भाषी या दक्षिण भारत की जनता हो, वो सब हराने का काम करेगी। इनसे देश को मुक्त कराने का काम। ठीक है अविरल जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल स्पष्ट आवाज आ रही है। अविरल जी, एक ये जो है सवाल आपका रह गया था, आपकी आवाज चली गई थी, ये क्यों डेट आप जो है उपचुनाव की बढ़ाना चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि आप हार के डर से बढ़ाना चाहते हैं। ये खुद ये लोग हारे हुए, आपकी आवाज बार बार बंद हो जा रही है, माइक में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है अनूप वर्मा साहब, इसमें क्या दिक्कत है अगर ये बढ़ा रहे? तो हरियाणा में तो बढ़ी थी डेट जो है। अब देखिए ऐसा है कि ये जनता के निर्णय को टालना चाहते हैं।
और जो इसको कायदे से तत्काल चुनाव कराना चाहिए था, अब वो कराना चाह रहे क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनका है। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, कमीशन के ऊपर बार बार उंगलियां उठ रही हैं, उनके निर्णयों के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। तो ऐसी व्यवस्था में और कांग्रेस पार्टी जो है संविधान को बचाने की आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे इंडिया गठबंधन के नेताओं के नेतृत्व में, संयुक्त नेतृत्व में जो जिस तरीके से संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, कई बार ऐसा होता है जब हम लोग जागरूक होते हैं तो हम सबसे लड़ते हैं। हमें इलेक्शन कमीशन से भी लड़ना पड़ता है, हमें ईडी सीबीआई से भी लड़ना पड़ता है, और हमें जनता के बीच में इनके द्वारा किए गए जो वादा खिलाफी है उनको भी लेके हम लोग जनता के बीच। ठीक है, दोबारा फिर आता हूं आपके पास। अविरल जी बोलिए, जवाब दीजिए। जी मेरी आवाज आ रही है आप? जी बोलिए बोलिए। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, ये कह रहे हैं बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हार के डर से। सबसे पहले मैं इस बात को बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जीत रही है। झारखंड भी, भारतीय जनता पार्टी भविष्य में दिल्ली राज्य में भी जीतेगी। और साथ साथ जिस प्रकार से बात है महाराष्ट्र राज्य की, तो महाराष्ट्र राज्य के भीतर भी जिस प्रकार के आरोप इनके द्वारा लगाए। देखिए, हेलो जी, नरेंद्र जी बोलिए बोलिए। नरेंद्र जी, अभी आपने देखा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कोर्ट किया कि जो जिस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने वाले कारण होते हैं उनको नजरअंदाज किया गया। तो कहीं ना कहीं से लड़ना पड़ रहा है हर चीज को संविधान को बचाने के लिए, और ये लोग बौखलाए हुए हैं। चुनाव जनता जिताएगी, और किसी तरीके से ये लोग जो जनता के निर्णयों को प्रभावित करने का कई राज्यों में कई जगह प्रयास भी हुआ, कुछ जगह ये लोग कामयाब हो गए, कुछ जगह नहीं कामयाब हो पाए। लेकिन ओवरऑल जो है जीतेगा संविधान और सत्य, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम लोगों को पूरा हमेशा से विश्वास रहा है। तो कहीं ना कहीं पे जो है निर्णय जो है जनता और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में जो है हम लोग जो है संविधान को बचाने का जो लड़ाई लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग, उस लड़ाई को जीतने का कार्य करेंगे और जनता को न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। ये उद्योगपतियों के, चंद उद्योगपतियों के इशारों पे जो सरकार चल रही है वो जो है उसकी उल्टी गिनतियां शुरू हो चुकी हैं। और ये इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में देखा, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी जो है केवल बैसाखियों के सहारे ये सरकार केंद्र में चल रही है, और उत्तर प्रदेश की सरकार भी अपना आखिरी समय जीत रही है। इसका जो है निर्णय, इसका निर्णय जो है, इसका निर्णय 13 तारीख को अगर ये चुनाव है या ये बढ़ाना चाहते हैं तब ये निर्णय नहीं बर्बाद हो पाएगा। जनता ने मना लिया, इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से हर एक लड़ाई लड़ेगा, पूरी तरीके से। ठीक है, ठीक है। अनूप जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। बोलिए अविरल जी। जनता मुंहतोड़ जवाब समय आने पर इन्हें निश्चित रूप से देगी, क्योंकि हम गरीब की बात करते हैं, हम वंचित वर्ग की बात करते हैं, शोषित वर्ग की बात करते हैं। और ये कहते हैं बहराइच, अनूप जी सुन लीजिए, फिर आऊंगा। अनूप जी सुन लीजिए, गठबंधन के प्रवक्ता को ये बहराइच की हिंसा पर इस प्रकार की बात करते हैं। उपचुनाव में इनका जो बयान है ये वायरल होगा, पूरे प्रदेश में इनका बयान वायरल होगा, जो इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता यहाँ कानून व्यवस्था को मतलब जो है सुनिश्चित करना, जनता को देना। जनता निश्चित इन्हें जवाब देगी, और वोट रूपी जवाब, मुंहतोड़ जवाब जनता के माध्यम से इन तक पहुंचाया जाएगा। इस बात को जान ले। युवाओं को रोजगार मिल नहीं रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। आज आपको रोजगार मिल रहा है, आइए आपको भी रोजगार, मतदान होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के सब बेकार की बात है, कोई तथ्य नहीं है। युवाओं को स्वरोजगार की हम बात कर रहे हैं, गरीब के हित की हम बात कर रहे हैं। धर्म और संप्रदाय के नाम पर अब आप बांट नहीं पाओगे, जनता जागरूक हो गई है। बात हम नहीं रहे हैं, बात आप लोग रहे हैं, पूरे देश की आप लोग बांट रहे हैं, हम नहीं बांट रहे हैं। हमने किसी को नहीं बांटा। किसे बांटा बताइए, दीजिए जवाब, किसको हमने बांट दिया? आप कोई भी बात होती है,
आपके नेता उनके बयान सुनिए, मुझे लग रहा है कि पूरा देश जान रहा है, पूरा विश्व जान रहा है। बिल्कुल जान रहा है, आपको ये नहीं पता कि कौन देश जान रहा है, कौन मारने के खच्चरों से लड़ते हैं, हम देहातियों से लड़ते हैं, हम समाज से लड़ते हैं, हम हिंदुस्तान की आज लड़ रहे हैं और आगे लड़ते हैं। अनूप वर्मा जी एक बार सुन लीजिए, अनूप वर्मा जी सुन लीजिए पहले, क्योंकि कम बोल पाए ना, इनका आवाज चली गई थी, फिर उसके बाद जवाब आपसे लूंगा। अविरल जी 2-3 सवाल है आपके साथ जो है, एक तो जो डेट वाली बात थोड़ा क्लियर कर दीजिए। कम से कम इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए, ना शब्दों को मर्यादा अपने शब्दों पर रखनी चाहिए। कि ये कहते हैं कि बीजेपी ने बहराइच की घटना कराई है, ये समाजवादी पार्टी और ये इंडी गठबंधन और ये कांग्रेस है, ये इनका असली चेहरा है। राम गोपाल जो बेचारा शहीद हुआ है उसके। अविरल जी आज हम बहराइच पे बात नहीं कर रहे हैं, अविरल जी बहराइच पे बात नहीं कर रहे हैं, किसी और दिन करेंगे। उसकी हत्या की जिम्मेदारी आपकी है, आपको जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी, उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी, उस नौजवान की जान चली गई। कैसी बात करते हो, बार बार घूम करके वहां जा रहे हो, अपनी नाकामी को दूसरे बढ़ना चाहते हो। आप ये लक्ष्य, ये मंच का भाषण नहीं, यहाँ जवाब दे सको तो जवाब दो। बहराइच भाग रहे हो, बहराइच में नाकामी, तुम्हारी सरकार की नाकामी से, तुम्हारे प्रशासन की लापरवाही से उस नौजवान की जान चली गई। और उसके बाद वहाँ का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा, कितने परिवार लूट गए, कितने घरों में आग लग गई, ये इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आपने कैसे कहा कि बीजेपी ने वो घटना कराई है? चलिए जवाब दीजिए, कैसे कराई है बीजेपी ने, कैसे घटना कराई है, जवाब दीजिए। अविरल जी आप बहुत युवा प्रवक्ता हैं, आप थोड़ा सा तैयारी करके आया करिए, ठीक है। अब आप कैसे मतलब भारतीय जनता पार्टी कहाँ से इतना विद्वान प्रवक्ता लाते हैं? इनको खुद नहीं मालूम क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। माफी मांग, अभी इनसे हमको सीखना। चलिए ठीक है, अभी युवा है, अभी थोड़ा सा अभी जोश ज्यादा है, ठीक है। मैं सुशील वकील साहब, नहीं भाई, ये टीवी पर अपनी बात रखी जाती है, ये मंची भाषण नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपकी जिम्मेदारी नहीं तो जिम्मेदारी है किसकी? उस नौजवान की जान चली गई, 20 साल के 21 साल के नौजवान की, उसकी जिम्मेदारी तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को लेनी चाहिए। उसकी जिम्मेदारी आदरणीय नवीन जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, मैं तो बहुत सम्मान करता हूं। अविरल मलिक साहब, मेरा सवाल बहराइच पे नहीं है, मेरा सवाल यह है कि आपने डेट बढ़ाने की बात क्यों की है, ये बता दीजिए हमको, क्या लॉजिक है इसके पीछे? बिल्कुल मैंने बताया तो है, 3 बार मैंने स्पष्ट कर दिया, 3 बार अभी बोल चुका, 3 बार बोलने के बावजूद आपकी आवाज रुक जाती है, आपकी आवाज रुक जाती है, आप बताइए। फिर रुक गई आवाज आपकी। डेट को पोस्टपोन कर दिया गया, वो बिल्कुल सरल सा इशू है। जिस प्रकार से ये इतना लंबा चौड़ा घुमा रहे हैं, अभी भी मैं स्पष्ट कर रहा हूं। चुनाव जीतना हमारा तय है, इस बात को। आपकी आवाज ठीक नहीं, बाद में बात करेंगे, ठीक। सुशील वकील साहब, नहीं, ये उसी तरह का अहंकार की बात कर रहे हैं जैसा मोदी जी ने कहा था 400 आता हूं अनूप जी, मैं आता हूं, एक इस पर कमेंट पूरा कर दूं, विषय पूरा कर दूं मैं, ये दर्शक जो देख रहे हैं। सुशील वकील साहब, ये डेट क्यों बढ़वा रही बीजेपी? 13 से जो है 20 नंबर क्यों करना चाह रही है? देखिए, इसमें कुछ कारण तो हो सकते हैं। आप देख लीजिए, हरियाणा के इलेक्शन होने से 1 तारीख को, तो जब वो 4 तारीख को जा सकते हैं, या विश्व समाज की डिमांड हो, जब उसमें वहाँ पर इलेक्शन से थोड़े बहुत एक्सटेंड हो सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं हो सकते? अगर बीजेपी ने क्यों चाह क्यों रही है, मतलब कारण क्या, कोई लॉजिक तो होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर होगा, बाकी चीज होंगे, ये सरकार का देखना है कि सरकार के पास क्या विषय है, पॉलिटिकल फायदा क्या मिलेगा। अगर आज समाजवादी पार्टी वहां स्ट्रांग हो समझती है अपने आप को, तो उनको 4 दिन 5 दिन के बाद भी फल वही मिलना है। या बीजेपी को अगर आज लग रहा है कि वह पोस्टपोन करके उसको कोई उनको फायदा मिलेगा, जो आज उनको फायदा मिलेगा वो उस दिन भी मिल सकता है। अगर उनको आज फायदा नहीं मिलेगा तो वो कौन सा जो वो जादू का चराग जलाएंगे कि उसे 4-5 दिन पोस्टपोन या 7-8 दिन पोस्टपोन करने से उनको फायदा मिलेगा। ये चीज तो आप देखना चीज है, क्योंकि मेन चीज जो है इलेक्शन का है, यूपी का, किसको क्या मिलना है। अब यह जो है ये आ गई, इसकी जो सीट है अयोध्या की सीट है, इस पर ज्यादा कंसिडरेशन सारे कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का इसमें थोड़ा बहुत अपना इंटरेस्ट है ही,
क्योंकि उन्होंने पिछली बार चोट खाई है तो वो उसको पूरा करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है सुशील जी, ठीक है, उम्मीद करते हैं कोई नहीं टेलीविजन पे आने से पहले थोड़ा सा जो है तैयारी जरूरी है। कार्तिक पूर्णिमा है 15 तारीख को, अफजल मलिक साहब, कार्तिक पूर्णिमा है 15 तारीख को, ठीक है, इसलिए जो है अभी आपकी आवाज ही बार बार चली जाती है, आप तो थोड़ा माइक्रोफोन ठीक करिए अपना, इसको लेके बात बढ़िए। तो मेरा सवाल धर्मेंद्र जी, जब कार्तिक पूर्णिमा है तो लोग, बीजेपी कह रही है बहुत सारे लोग जो है बाहर चले जाते हैं, वोटर्स जो है स्नान करने या धार्मिक कहीं हरिद्वार चला जाता है, तो उसको लेकर अगर एक हफ्ता बढ़ जाएगा तो क्या दिक्कत है? पहले राजस्थान में बढ़ा था, पंजाब में बढ़ा था। बिल्कुल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐतराज जाहिर किया है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने। अरे भाई सुनिएगा तो, मेरी बात तो जाने दीजिए, तो आप समझ जाएंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये देखिए, चुनाव इसको पहले ही हो जाना चाहिए था। हमारी मांग तो ये थी, जब भी निर्वाचन आयोग पीसी करने बैठे, वो चाहे हरियाणा का चुनाव था, जम्मू कश्मीर चुनाव था, उस समय उत्तर प्रदेश के भी उपचुनाव कराए जा सकते थे, जो आयोग ने नहीं कराया, या अलग से भी अब तक करा लेने चाहिए थे, महीने 2 महीने के अंदर। भारतीय जनता पार्टी की इच्छा थी कि लगातार इसको डिले किया जाए। निर्वाचन आयोग के पीछे भारतीय जनता पार्टी लगातार छुपी रही। अब दूसरी बात देखिए, 15 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा है, हम सब त्योहार मनाते हैं, हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार, लोग नहाने जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन चुनाव 15 तारीख को नहीं है, चुनाव 13 तारीख को है। और उत्तर प्रदेश में कहीं भी आने जाने के लिए 13 को वोट डाल करके कोई भी स्नान करने जा सकता है। अगर ये 14 को होता, 15 को होता या 16 को होता, इन 3 तिथियों पर कंट्राडिक्शन हो सकता था कि 15 को कोई नहाने गया, समय से 16 को नहीं लौटा तो वोट नहीं पड़ सकता था, या 14 को नहा करके 14 को वोट डाल करके एक दिन में नहीं पहुंच सकता था। लेकिन माँ गंगा में लोग, या आसपास अपने सुल्तानपुर या अवध के लोग गोमती जी में, इन तमाम नदियों में लोग स्नान करने जाते हैं। जो है जो लॉजिक से बात करेंगे, बोलिए मलिक जी, बोलिए। एकदम लॉजिकली आप सोचिए, 2 दिन का पूरा अवसर है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी जितना डिले चाहती हो जाए लोगों को भ्रमित, देखिए उसका मूल कारण है जनता के बुनियादी सवालों पर कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो एक हफ्ते में क्या बिगड़ जाएगा? डिले जो वोट देने वाला है वो बदल थोड़ी जाएगा एक हफ्ते में। मैं तो बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए, लगातार वोटों को काटने का काम, बीएलओ को बदलने का काम, साथ साथ संस्थाओं को मिसयूज करके षड्यंत्र करने की जो साजिश लगातार प्रयास कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश कर रही है, वो उसी के तहत, उस एजेंडे के तहत ये बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, जवाब दे लीजिए, बोलिए अविरल जी, बोलिए। वोट इनके रोक सके, बोलिए अविरल जी। जी नहीं, देखिए बड़ा ये विषय है, जिस प्रकार से मैंने 3 बार स्पष्ट किया, उसके बाद 4थी बार बोला, फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि मैं नहीं बता रहा हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज रुक जा रही है। तो अखबारों में भी ये प्रकाशित हो जाएगी, अखबारों में भी ये छप जाएगी। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाना चाह रहे हैं कि हम नहीं बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता को नहीं बता रहे, तो अजीब है। दूसरी बात, ये जिस प्रकार से मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे, शायद इंडी गठबंधन के कोई स्पोक्सपर्सन, मैं सामने नहीं देख पा रहा हूं, तो ये कह रहे हैं कि जोश के कारण मैं इस प्रकार से आरोप लगा दे रहा हूं। मैं तो केवल तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं और बड़े विनम्रता पूर्वक मैं बात कर रहा हूं। नंबर 3, रही बात जिस प्रकार से मेरे विषय में बोल रहे थे, मैं अपने विषय में कुछ नहीं बोलना चाहता, जो आरोप लगाना ये लगा ले। मैं तो खैर 6000 से ज्यादा टेलीविजन डिबेट कर चुका, वो एक अलग विषय है। ये मुद्दे पर बात करें, आज मुद्दे पर बात करने के लिए बैठे, चैनल का समय ये इंडी गठबंधन पर बात। रही बात कार्तिक पूर्णिमा की, जिस प्रकार से 15 तारीख को, तो कम से कम इस विषय को समझ ले, ये हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ ना करे। मैंने 4 बार कह लिया, उसके बावजूद भी ये नहीं समझ। वो ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि 15 की जगह अगर 14 होती डेट, या 16 होती या 15 होती तो ठीक थी। 2 दिन का अंतर है बीच में। जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से लोग दूर से आते हैं, दूर जाने का काम करते हैं, उस विषय को इन्हें समझना चाहिए। थोड़ी मानवीय संवेदना इनके भीतर अगर है तो वो इन्हें मालूम पड़ जाएगा। और ये कोई इतना बड़ा डिस्कशन का इशू नहीं है, अगर इंसानियत इनमें है तो इन्हें समझना इस बात को आवश्यक है। और कम से कम हिंदू आस्था के साथ मैं तो कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि खिलवाड़ ना करें, ये हिंदू धर्म को मजाक ना समझें। और उसके साथ साथ रही बात बहराइच वाले मुद्दे की, बहराइच वाले मुद्दे पर जो शब्द इनके द्वारा प्रयोग किए गए, इन्होंने मुझे कहा मैं युवा होने के नाते उत्साह के साथ बात रख दे रहा हूं, तो मैं सही प्रवक्ता इनके हिसाब से नहीं लगे। चले अच्छी बात है, मैं इन्हें अच्छा लगूंगा भी नहीं, वो स्वाभाविक है, लेकिन कम से कम इस बात के लिए माफी मांग ले। और जनता देख रही है इन्हें। तो इन्होंने कहा बीजेपी ने एक घटना कराई, मैं तो बड़े विनम्रता के साथ कह रहा हूं, मेरा छोटा सा सवाल है 1 लाइन का, ये बता दें, एक्सप्लेन कर दें कि बीजेपी ने एक घटना कैसे कराई है। मेरा केवल इतना सवाल है।
अविरल जी, हम जब बहराइच वाले मुद्दे पे बहस कर चुके हैं, इस पे जो है आज मुद्दा चुनाव का है, इस पे बात कर लीजिए। एक बड़ा सवाल इसमें जो है धर्मेंद्र जी, जो अभी गन्ना समितियों के चुनाव मेरठ में हुए हैं, आपने बीजेपी को वॉकओवर दे दिया, 6 की 6 सीटों बीजेपी जीत गई है, अब वहाँ बड़ा जोश है। ये भी जो है स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं आपकी जो बैकफायर करेगी। नहीं, आपने शायद पूरा उत्तर प्रदेश का सिनेरियो देखा नहीं गन्ना समिति और कोऑपरेटिव के चुनाव का। आपको इनके बढ़े हुए मनोबल, इनकी लोकतंत्र विरोधी जो सोच है, इनका चेहरा, ये तो आप ये छोटी सी घटना देख लीजिए कि वो एक भारतीय जनता पार्टी के बाहुबली ने विधायक को, भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े वर्ग से आने वाले विधायक को पीट दिया पर्चा छीनने के लिए। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश के अंदर कोऑपरेटिव का एक भी चुनाव निष्पक्ष हुआ है? जिस तरह से मशीनरी का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने इस गन्ना समिति के चुनाव में चुनाव हुआ का सारा तो निर्विरोध चुने गए उसमें। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यही तो मैं, किसी को आप पर्चा नहीं खरीदने दिए तो नौटंकी किस बात की, किस बात का नोटिफिकेशन? जब आपने किसी को पर्चा ही नहीं भरने दिया तो सच ये था कि इनको चाहिए था कि फला जगह फला प्रशासक नियुक्त कर लेते। ये तो निर्वाचन कराने की नौटंकी सिर्फ की गई। ये जानकारी करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, युवा होना कोई अपराध नहीं है, लक्ष्यदार भाषण देना अपराध नहीं, लेकिन टीवी चैनल तथ्य से बैठना चाहिए। और तथ्य ये है कि आप बार बार घूम करके बिना पूछे सवाल के बहराइच भाग रहे हैं। जो सवाल पूछे जा रहे हैं, आज 6 महीने का लगभग समय पूरा होने वाला है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में 2-3 तक पूरा हो जाएगा। इतना लेट उत्तर प्रदेश का चुनाव क्यों हो रहा है? उपचुनाव जो कि विद इन 6 मंथ मैक्सिमम लिमिट है, 6 मंथ के अंदर हो ही जाने। ठीक है, जवाब ले लीजिए धर्मेंद्र, जवाब ले लीजिए। अब बोलिए अविरल जी। जी देखिए आदरणीय नवीन जी, जिस प्रकार की ये बात कर रहे हैं, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, लंबा समय आपका पत्रकारिता में रहा है, तो आप तो खैर समझ रहे होंगे, लेकिन आपका पत्रकारिता धर्म है, उसके नाते आप नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से आप समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है कि किस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये उस प्रकार का विषय है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटो। अब ये मुझे कह रहे हैं कि मैं जान लेकर नहीं बैठता, तो इस बात को जान ले कि अगर मैं डेली करता हूं तो जानकारी नहीं है तो शायद इन्हें होगी, मैं माफी चाहता हूँ। हाँ, रही बात भारतीय जनता पार्टी मजबूत प्रदेश के भीतर सबको मालूम है, सबको नजर आता है, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा अनेकों कार्य किसानों के लिए किए गए, मजदूरों के लिए किए गए, और मैं एक एक करके कार्य गिनवा दूंगा। जिस प्रकार से कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं तो खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद का निवासी हूँ, मुझे तो खुद मालूम है किस प्रकार से उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, किस प्रकार से चहुमुखी विकास हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है, गरीब के लिए काम किया जा रहा है, किसान का 1-1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया लघु एवं सीमांत किसानों का माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने। इस बात को जरा याद रखें बंधन के लोग। ठीक है अविरल जी, मेरा आखिरी सवाल धर्मेंद्र जी, 30 सेकंड का टाइम है। जो मतदाता सूचियों की मांग कर रहे हैं आप लोग बार बार, इसमें गड़बड़ी की आरोप क्यों लगा रहे हैं आप लोग? जो मतदाता सूची में क्या गड़बड़ है? इसके पहले हम लोगों ने देखा है, ये अपने पन्ना प्रमुख और बीएलओ के माध्यम से अपने अफसरों को लगा करके ये मोहल्ले वाइज जहां पर समाजवादी पार्टी के ज्यादा वोट रहे, वोट काटने का आपने देखा लगातार हर चुनाव में। वोट लेकर के वोटर लिस्ट में पहले वोट था, और जब मतदाता पहचान पत्र लेकर के व्यक्ति वोट डालने गया तो पता चला सूची से गायब है। वो यही करना चाह रहे हैं जो एक्सरसाइज। देखिए, मैं जो पहले से आपको बार बार इस बार कह रहा हूँ, जो सुशील जी कह रहे थे भाई 1 महीना पहले हो 1 महीना बाद, समय खत्म हो गया। ये बदल जाएगा कि एक समाजवादी पार्टी के चिन्हित वोटों को काटने का काम कर रहे हैं। ये बीएलओ के माध्यम से वोटर लिस्ट से वो नाम गायब कराना चाहते हैं। ठीक है, वो यूपी के चुनाव में जिस तरह से लगातार जो है गर्माता जा रहा है और रणनीति पर रणनीति बन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मानों का। तो राज धर्मा जितना ही वक्त छोटे से ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।